Now we study integer programming problem, IPP. In short, we say IPP, integer programming problem. In integer programming problem, when we solve any linear programming problem question, we got the value of x1, x2, x3 in fraction. कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम सिंप्लेक्स लगाते हैं तो उसमें सिंप्लेक्स लगाने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो फ्रैक्शन में आता है। और हम बात करते हैं मशीन्स की, कितने आदमी लगने हैं, तो हम उन्हें फ्रैक्शन में तो जवाब दे नहीं सकते कि 3/4 मशीन लगा लो या 5/4 आदमी लगा लो। हमें एक प्योर इंटीजर वैल्यू देनी होगी, तभी हम उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे पाएंगे। उसी फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करते हैं हम आपकी थर्ड यूनिट में इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्वेश्चन आप एज इट इज़ जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। जब आपका डेल जे पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप आंसर चेक करेंगे आंसर आपका क्या होगा, फ्रैक्शन में रहेगा। तो उसके बाद हमारा काम बढ़ जाता है। जब फ्रैक्शन होता है तो उसे हमें इंटीजर में चेंज करके ही हर हालत में देना पड़ता है। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक गॉम्बरी मेथड है और दूसरा मेथड है हमारा ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। तो पहले हम गॉम्बरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉम्बरी मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें एक नई रो एक फार्मूले से -FBI समेशन i इज इक्वल टू m+1 इज इक्वल टू n Fij xj प्लस gi, इस फार्मूले से हमें एक नई रो मिलेगी। इस फार्मूले से हमें एक नई रो मिलेगी। उस नई रो को जब फाइनल आंसर हमारा आ जाता है, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है, उस नई रो को उसमें ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा कैसे निकालेंगे। एफ़ का मतलब यहाँ फ्रैक्शन से है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x2 और कांस्टेंट है हमारे पास 3x1 2x2 7 x1 -x2 -2 x1 x2 0 एंड आर इंटीजर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें, तो इसमें सिंपल सिंप्लेक्स लगाएंगे। सिंपल सिंप्लेक्स लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें स्लैग वेरिएबल जोड़ेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, अगर हम इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगी -x1 + x2, ये साइन ऐसा हो जाएगा और ये 2। यानी अब हमारी इक्वेशन जो है दोनों सेम हो गई, दोनों में हम स्लैग वेरिएबल ईजिली जोड़ सकते हैं। तो दोनों में जब स्लैग वेरिएबल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x1 2x2 + x3 इज इक्वल टू 7 -x1 + x2 + x4 इज इक्वल टू 2। अब हम टेबल बनाएंगे अपनी, बी सी बी XV x1 x2 x3 x4 और साथ में हम बनाएंगे इसमें मिनिमम रेशियो की टेबल, जैसे हम सिंपल सिंप्लेक्स में करते आए थे। अब सिंपल सिंप्लेक्स लग रहा है। थर्ड यूनिट का आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, यानी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, तो आपको पुरानी जितनी भी लास्ट 2 यूनिट हैं ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएंगी। तो आप थर्ड यूनिट का एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट इंक्लूडेड है इसमें। अब जैसे आपने क्या यहाँ पे लिया, सिंपल सिंप्लेक्स लगा रहे हैं, x3 x4 0 0 7 2 3 -1 2 1 1 0 0 1, इसके ऊपर कॉस्ट आ गई आपकी
0 3 0 0 और यहाँ आपका डेल जे आ गया, एक्स बी डिवाइड बाई डेल जे कितना हो गया आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ये इन हो रहा है, सिंपल सिंप्लेक्स आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। -3 अकेला आ रहा है, मिनिमम यही है। तो यानी अब एक्स बी के नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे, x2 से। एक्स बी को जब हम x2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7/2, ये हो गया 2। यानी मिनिमम कौन सा हमारा आउट कौन सा हो रहा है, ये। और की एलिमेंट कौन सा बन रहा है, 1। अब देखिए 1 इसमें बनना है, ऑटोमेटिकली हमें 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट की बात है। टू को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। फिर हम नेक्स्ट टेबल में x4 की जगह क्या आ जाएगा आपका, x2। फिर टेबल बनाएंगे बी सी बी, एक्स बी, x1, x2, x3, x4 और यहाँ पे आपका आ गया x3, x2, 0 3 3 2 5 -1 0 1 -2 1 0 1 CJ 0 3 0 0 मिनिमम रेशियो XB/1 और यहाँ पे आप बनाएंगे डेल जे। यहाँ पे हमने 1 को 1 रहने दिया और 2 को 0 बना लिया विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। अब यानी अब मोस्ट नेगेटिव क्या हो गया, x1 इन होगा। जब x1 इन होगा तो xb को किससे भाग करेंगे, x1 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 3/5, ये नेगेटिव को नील छोड़ देते हैं, यानी आउट कौन सा हो गया, ये। यानी इसे 1 बनाएंगे और नीचे वाले को 0 बनाएंगे। तो अब फिर टेबल बनेगी हमारी बी सी बी, एक्स बी, x1, x2, x3, x4, x3 की जगह क्या इंक्लूड हो रहा है, x1, x2, 0 3 3/5 1 0 1/5 -2/5 13/5 0 1 1/5 3/5 और यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, 0 3 0 0। ये डेल जे निकालेंगे, 0 0 0 0 3 0 0 3/5 9/5। सारे पॉजिटिव आ गए तो मिनिमम रेशियो वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्स बी के नीचे आपका आंसर आ गया। एज ए सिंपल सिंप्लेक्स अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें आगे कुछ नहीं करना, अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें या सेकंड यूनिट की बात करें। लेकिन जब थर्ड यूनिट में आ गए तो हमें क्या करना है, इस जो फ्रैक्शन है इसे इंटीजर में चेंज करना है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है, इसी को इंटीजर में चेंज करने के लिए हमारे पास ये 2 मेथड थे, गॉमरी मेथड या ब्रांच-बाउंड मेथड। अब इस फ्रैक्शन को इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे, वही हम इस थर्ड यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, ये जो फार्मूला है आपको इस फार्मूले को याद रखना है, -FBI। एफ़ का मतलब हो गया फ्रैक्शन। अब सब चीज़ फ्रैक्शन, एफ़ से फ्रैक्शन है। अब बेसिक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इस रो में आई की जगह, आई का मतलब क्या हो गया कि पहली रो उठानी है, दूसरी रो उठानी है। जो कोई सी भी हमें कोई सी भी रो जो उठानी है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ये जो 2 वैल्यू आई है इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, और जो फ्रैक्शन हमारा अधिक होता है उसी रो को हम उठाते हैं। उसी रो को उठाने का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू वही रो हो जाएगी। अगर दूसरी रो होगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, पहली रो होगी तो आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो अब आगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में से चेंज कर लिया, जो भी चीज़ है उसे आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है
वो आपका फ्रैक्शन में है, इंटीजर में नहीं है। तो फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला था XB1 हमारा कितना था 3/5, यानी 0 + 3/5 इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। दूसरा हमारा क्या था XB2 13/5, 13/5 को हम जब ब्रैक करेंगे तो क्या हो सकता है 2 + 3/5 इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, 5 × 10 + 13/5 यानी 2 + 3/5, ये इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन सा है, जो हमारा फार्मूला है -FBI - JM+1N FIJ XJ + GI। आई की वैल्यू मैं कह रहा था, ये आई मत क्या होगा, कौन सी रो उठानी है आपको, पहली रो लेनी है, सेकंड रो लेनी है। फ्रैक्शन वैल्यू बेसिक वेरिएबल में कौन सा लेना है, तो आपके 99% क्वेश्चन में क्या 100% क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू बराबर आती है। जैसे इसमें 3/5 है, 3/5 दोनों फ्रैक्शन वैल्यू बराबर मिल गई। आई की वैल्यू वो लेनी थी जो हमें बड़ी होती है, लेकिन आपके हर क्वेश्चन में इंटीजर प्रोग्रामिंग के लगभग बराबर आएगी, तो आपको चॉइस रहेगी, आप चाहे पहली रो ले लो चाहे सेकंड रो ले लो, जो भी रो लेंगे। अब हमें ये याद रखना है कि हमारा फार्मूला फ्रैक्शन में है, तो जो भी इंटीजर आएगा उस जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में ब्रैक कर लेंगे और पॉजिटिव फ्रैक्शन ही उठाना है। इस बात को मैं एक बार और रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि हमारी टेबल में जो भी हम रो उठाएंगे, आई की वैल्यू वाटेवर जो भी आप पहली रो उठाओ या सेकंड रो उठाओ, लेकिन उस रो में कि कहीं पे भी अगर कोई इंटीजर आ रहा है तो उसे हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में ब्रैक कर लेंगे और हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। अब उस क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट था, तो सपोज़ करा हमने पहली रो उठाई आपकी, तो जैसे हमने अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन हमने करा था आपने देखा होगा BX1 3/5। आप सपोज़ कर रहे हैं हमने पहली रो उठा लिया, हम चॉइस ले रहे हैं पहली रो की, यानी जो हमारा FBI है वो पहली रो का लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो -2/5 आ रहा है, -2/5 आ रहा, तो -2/5 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं -1 + 3/5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक टेबल बना के उसमें -2/5 को ब्रेक करना है। अगर हम ये वाली टेबल उठाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने जब पहली वाली टेबल उठाई है तो वहाँ पे क्या नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा था, तो इसको हमने इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अब जैसे इस फार्मूले में हम रखेंगे -FBI, यानी हमने कौन सी रो ली, पहली रो, तो आई की वैल्यू क्या होगी FV1 माइनस एम क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ़ रोज़, जैसे मैट्रिक्स में होता है एम क्या हो गया नंबर ऑफ़ रोज, हमारे कितने रोज़ थे 1 और 2, तो एम कितना हो गया 3। एन हमारा क्या होता है कॉलम, 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम थे। एफ पे कौन सी आई की वैल्यू क्या थी हमारी 1 और जे की वैल्यू क्या है हमारी 4, जे की वैल्यू आपकी 4 X4 प्लस G1। अब आपका जो ये क्वेश्चन है FIJ, ये आपका ब्रैक होगा, क्योंकि जे की वैल्यू 3 भी है 4 भी है, तो आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -FB1 माइनस, अगर समेसन हटाएंगे तो F1 3X3 माइनस F14 X4 प्लस G1, क्योंकि जे की वैल्यू 3 से 4 जा रही है, यानी एक बार आई तो आपका फिक्स हो गया फर्स्ट रो, जे की वैल्यू एक बार 3 है एक बार 4 है, तो उसको ब्रेक कर लिया, एक बार आपका 13 आ जाएगा एक बार 14 आ जाएगा। आप टेबल में देखिए पहली रो उठाई थी, यानी आई की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो पहली रो में फ्रैक्शन क्या था हमारा 3/5, तो -3/5। और बाकी आपका जैसे मैट्रिक्स में A11 A12 होता है वो तो सब 0 0 हैं, A12 A1 माइनस F13 क्या है हमारा F11 F12 F13 क्या है हमारा -1/5 X3 -1/5 X3, और आपका माइनस F14 क्या है
अगर यहाँ पे -2/5 ही रहने देते तो यहाँ पे हमारा फार्मूला गलत हो जाता, क्योंकि हमेशा हमें जो फ्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव लेते हैं तभी यह निगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको तोड़ के -1 और 3/5 लिया, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन उठाएंगे और ये पॉजिटिव फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा 3/4 x4 प्लस G1। पॉजिटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि आगे जाके ये क्वेश्चन हमारा ड्यूल सिंप्लेक्स का बनेगा। जब ड्यूल का बनेगा तो वहाँ पे की एलिमेंट निकालने में हमें आसानी मिलेगी जब निगेटिव से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ निगेटिव में मिनिमम और मैक्सिमम का खेल चलता है। वो आप लोग को ड्यूल सेकंड यूनिट में समझाया था। अब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ड्यूल का इसलिए वजह से हो जाएगा क्योंकि इस फार्मूले से जो रो निकल के आ रही है उसे हम ऑटोमेटिकली इस टेबल के नीचे जोड़ते हैं। जब इस टेबल के नीचे जोड़ेंगे तो आपका ये जब नेगेटिव FV1 यहाँ पे आएगा आंसर में, तो ऑटोमेटिकली ये ड्यूल का क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरह जोड़ते हैं उसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे BCB XB X1 X2 X3 X4 G1 X1 X2 G1 0 3 0 3/5 13/5 1 0 1/5 -2/5 0 13/5 0 1 1/5 3/5 0। इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला था इससे आपने एक नई रो निकाली, उस नई रो को हम ऐड कर रहे हैं। कौन सी रो निकाली हमने, कैसे निकाली? इस फार्मूले में आई की वैल्यू जो फ्रैक्शन अधिक होता है वो लेते हैं। और मैंने बताया लगभग हर क्वेश्चन में आपकी आई की वैल्यू फ्रैक्शन आपके बराबर आएंगे तो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन जो भी आप रो उठाएंगे उसमें आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ निगेटिव था तो पहली रो उठाई थी, तो यहाँ पे निगेटिव को मैंने नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन में ऐड कर दिया था, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन उठाएंगे, निगेटिव नहीं उठाएंगे कभी भी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब G1 वाली इस रो से रखेंगे। XB क्या हो गया हमारा -3/5। G1 हमने आर्टिफिशियल अपने आप सपोज किया था, उसकी कॉस्ट 0 हो गया एज ए स्लैक वेरिएबल जैसे यूज़ करते हैं। ये 0 0 -1/5 -3/5 और G1 की 1। ये आपने नई रो इसके नीचे आपने ऐड कर दी। इस वाली रो के हेल्प से सारे कांस्टेंट उतार दिए, कोफिशिएंट उतार दिए। ऊपर आपका CJ चल ही रहा है 0 3 0 0 0। अब देखिए डेल जे निकालेंगे। डेल जे हमारा पहली बार में पॉजिटिव आ जाएगा 0 0 3/5 9/5 0। आपका डेल जे पहली बार में पॉजिटिव आ गया, लेकिन क्या हुआ, आपका फ्रैक्शन तो आ ही रहा है, इंटीजर में चेंज नहीं हुआ अभी, लेकिन साथ में आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन चला गया आपका सेकंड यूनिट में ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में मैंने सेकंड यूनिट में आपको ऑलरेडी बताया था कि ये आंसर में निगेटिव नहीं आना चाहिए। जब निगेटिव आता है तो की एलिमेंट बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की एलिमेंट के लिए मिनिमम रेशियो वाला कॉलम नहीं बनाते। ड्यूल सिंप्लेक्स में हम क्या करते हैं, डेल जे को डिवाइड करते हैं जो मैक्सिमम निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव ये अकेला यही है। तो डेल जे को मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए, हम की एलिमेंट निकालने के लिए मैक्सिमम निकालते थे, डेल जे अपॉन G1 से डिवाइड करेंगे। अब मैक्सिमम इसमें क्या होगा, 3/5 -1/5 9/5 -3/5, ये हो गया मैक्सिमम -3 इत्तेफाक से ये दोनों बराबर आ रहा है। आपकी चॉइस हो गई कि आप किसी भी एलिमेंट को की एलिमेंट मान सकते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस मिल गई कि आप किसी भी एलिमेंट को की एलिमेंट मान सकते हैं। तो वैसे होता क्या था, जो मिनिमम होता था, जो मैक्सिमम होता था, इसमें हम उसको की एलिमेंट मानते थे ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में, लेकिन अब चॉइस मिल गई तो हमने इसको सपोज कर लिया की एलिमेंट, यानी इसे मैं 1 बनाऊँगा, इसे 0 0 बनाऊँगा, क्योंकि ये सब 1/5 1/5 है तो ये ईजिली बन सकते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट टेबल मैं बनाता हूँ, मैं ड्यूल सिंप्लेक्स लगा रहा हूँ, ड्यूल सिंप्लेक्स के तहत काम कर रहा हूँ। BCB XB X1 X2 X3 X4 G1 X1 के
फिर आपका है x1 x2 और यहाँ पे ये इन कौन सा हुआ x3, यानी g1 आपका हट गया। 0 3 x3 की कॉस्ट कितनी थी 0, x भी हमारा कितना है 0, क्योंकि अब इसे हम जब 0 बनाएंगे, इसे ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया 1 0 0 -1 1, ये 0 है। x2 कितना हो गया 3 2 0 1 0 0 1। x3 कितना हो गया आपका 0 3 0 0 1 3 -5। यहाँ आपकी कॉस्ट है 0 3 0 0, इसको हमने 1 बनाया, ऊपर 0 0 बनाया, इसको हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो सारे एलिमेंट आपके चेंज हो गए। फिर आप डेल जे निकालेंगे, डेल जे निकाला हमने तो सी बी इंटू एक्स जे, ये हो गया आपका 0 0 0 0। ये 0 3 -0 0 0 0 0 3। 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0। तो यानी आपका क्या बचा इसमें, केवल आपका ये आपका डेल जे पॉजिटिव हो गया और आपके एक्स बी में जो आंसर था वो भी आपका ऑटोमेटिकली इंटीजर में चेंज हो गया। यानी अब आपका आंसर कितना हो गया x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 3। लेकिन आपके जो मैक्सिमम जेड में केवल x2 है, 3x2, यानी 3 इंटू 2 6 इसका आंसर हो गया। तो क्या किया आपने, मैं एक बार और इसको कर दे रहा हूँ। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन होता है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसको आप सिंपल सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं। जब सिंपल सिंप्लेक्स से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कांस्टेंट था, आपने सिंपल सिंप्लेक्स से मिनिमम रेशियो निकाला, सॉल्व करते करते जो आपका डेल जे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। जब डेल जे पॉजिटिव हो गया उसके बाद लेकिन आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा था, तो इस फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करने के लिए ही हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो मेथड था, गॉम्बरी मेथड और ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। तो गॉम्बरी मेथड में मैंने आपको एक फार्मूला बताया, ये फार्मूला आपको याद रखना था। इस फार्मूले की हेल्प से, ये जो फार्मूला था ये आपको याद रखना था। इस फार्मूले की हेल्प से एक नई रो निकाल के आप इस मेन टेबल में जो यहाँ पे आंसर आया था यहाँ पे नीचे ऐड करते हैं। तो फार्मूला हमारा जो था माइनस एफ बी आई माइनस समेसन जे एम प्लस 1 एन एफ आई जे एक्स जे प्लस जी आई। यहाँ पे जी आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने सपोज किया है गॉम्बरी के नाम से, और एफ क्या है फ्रैक्शन, यानी फार्मूला पूरा फ्रैक्शन पे बना हुआ है, इंटीजर की कोई जगह नहीं है इसमें। आई जे की वैल्यू एज ए मैट्रिक्स ली है, एम एन एम नंबर ऑफ रो एन नंबर ऑफ कॉलम। आई मैंने बताया जो भी फ्रैक्शन इसमें से बड़ा होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन बड़ा होता है हम वही रो निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में बराबर फ्रैक्शन रहेगा तो हमारी चॉइस होती है कोई भी, लेकिन ये कंडीशन ज़रूर है, कोई भी लाइन अगर हम उठाते हैं यानी आई की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो उठाएंगे तो यहाँ I1 हो गया, अगर सेकंड उठाते तो यहाँ क्या हो जाता है FB2, यहाँ पे FB2 हो जाता। लेकिन हमने पहली रो उठाई, पहली रो में ये क्लियर हो गया कि जो भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, आपका फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए। तो फार्मूले में मैंने फार्मूले को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने का मतलब यहाँ समेसन था, इसका मतलब एक बार 13 तक जाएगा, एक बार 14 तक जाएगा। ये मिनिमम ये A11 ए जैसे मैट्रिक्स में हम पढ़ते थे, कोई भी मैट्रिक्स में A11 A12 A13 सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है। तो इसमें देखिए A11 F11 यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू होगी, F11 F12 F13 F14 इसके अकॉर्डिंग F21 F22 F23 F24 उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले में उसके कॉफिशिएंट पुट करते गए। नीचे नई रो को हमने इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जब डेल जे निकाला तो डेल जे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया, लेकिन यहाँ पे आंसर हमें निगेटिव में मिला, यानी एक स्टेप हमारा निगेटिव है। और ये
थर्ड यूनिट के हर क्वेश्चन में निगेटिव मिलना ही मिलना है, क्योंकि फार्मूले में ही निगेटिव लगा हुआ है। तो ड्यूल सिंप्लेक्स का क्वेश्चन बनना है ही है, तय है इसमें। तो जैसे ही ड्यूल सिंप्लेक्स में क्या करते थे, हम मिनिमम रेशियो वाला कॉलम ना बना के सीधे हम डेल जे को डिवाइड करते थे, जो मोस्ट नेगेटिव होता था यहाँ पे मैक्सिमम निकालते थे। अब यहाँ पे इक्वल आ गया तो हमारी चॉइस हो गई, तो हमने इसे की एलिमेंट बना लिया, इसे 1 बनाया, इसे 0 बनाया। जैसे ही हमने इतना काम करा, अपना ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाया, तो पहली बार में डेल जे पॉजिटिव हो गया और ये हमारा आंसर भी इंटीजर में आ गया। ये आपका गॉम्बरी कांस्टेंट मेथड था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रांच एंड बूंड मेथड बताऊँगा। थैंक यू।